बच्चों को अक्सर ऑन टाइम प्रेजेंट सर कहते क्लास में देखा होगा, लेकिन अब ऐसी तस्वीर आपको सरकारी कार्यालयों में भी नजर आएगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल उच्च स्तरीय बैठक में यह साफ निर्देशित किया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी लेट आता है तो उसकी खैर नहीं। यानी कि हर एक सरकारी दफ्तर में अधिकारी कर्मचारी ऑन टाइम आए, ये सुनिश्चित करने के लिए सीनियर अधिकारियों को जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है कि वहां पर वो औचक निरीक्षण करे और देखे कौन सा अधिकारी कर्मचारी कितने समय पर आता है। अगर देरी से आने पर तस्वीर साफ होती किसी भी अधिकारी कर्मचारी की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सीधे तौर पर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसी भी फाइल को 3 दिन तक उससे ज्यादा ना लटकाए और जो जनता की समस्याएं उनका तुरंत निस्तारण 72 घंटे में यानी कि 3 दिन के अंदर जो है वो कर दिया जाए। तो सरकारी काम अब जल्दी निपटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या सख्ती के बाद, ये सवाल है कैसी इसकी तस्वीर होगी, क्योंकि जब से वो सरकार में दोबारा आए हैं तब से लगातार वो 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और प्राथमिकता उनके संकल्प पत्र पर भी है। लेकिन जो खामियां रह गई हैं, जो गलतियां अभी तक देखी गई हैं कर्मचारियों के, अधिकारियों की सरकारी दफ्तरों में, उनको भी अब नोटिस किया जाने लगा है और अब वो सभी अधिकारी कर्मचारी निगाह में रहेंगे जो अक्सर लेट लतीफी करते हैं और अपनी ढपली और अपना राग वो लापते रहते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ और समय से काम पूरा ना होने पर जो एक्शन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसको लेकर हम जवाब देंगे। लेट हुए साहब तो क्या होगा, उन पर अगला कड़ा कदम, उन पर एक्शन के तौर पर उस पर हम जवाब देंगे। कार्यालय समय से जो पहुंच रहे अधिकारी उनको किस तरीके से और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेट लतीफी जो करते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन है, क्या एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। यानी कि हर किसी को अब जवाबदेही देनी होगी। औचक निरीक्षण के जरिए यहाँ पर यह पता करना होगा कि सरकारी दफ्तरों की तस्वीर क्या है। जो अभी तक शिकायतें लगातार मिलती रहती थी कि सरकारी दफ्तरों में ताला लटका रहता है, अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुंचते नहीं है, हीला हवाली करते हैं, लेट लतीफी करते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं। तो इन सब बातों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्यान में रखा और उच्च स्तरीय बैठक में, हाई लेवल मीटिंग में ये साफ कर दिया है कि अफसरों की लेट लतीफी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी भी जो है वो तय कर दी गई है। और इस जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें भी आगे बढ़ना होगा कि अगर उन्होंने वहां पर सही समय पर जाकर औचक निरीक्षण नहीं किया और अगर जवाबदेही नहीं तय हुई तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि हर एक को ऑन टाइम करने की जो तैयारी है वो बीजेपी सरकार, योगी सरकार कर रही है। सरकारी दफ्तरों के कामों में लेट लतीफी ना हो, जो जनता परेशान होती है वो परेशानी जनता को ना हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई जो है वो अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो करने वाले हैं। तो अब चर्चा करेंगे हमारे सारे खास मेहमानों से। पहले एक एक करके आप सभी का मैं तारुफ करवा देती हूँ। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शबनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी नेता कांग्रेस के हैं। जयकरण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। परविंदर सिंह इशू नेता सपा से हैं, आपका भी स्वागत। हालांकि वो भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, जैसे जुड़ेंगे हम उनको भी स्क्रीन पर लेंगे और उनसे भी सवाल जवाब होंगे, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो सवाल उठाती रही है बीजेपी के कार्यप्रणाली पर। और एपी तिवारी जी, प्रोफेसर एपी तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे बीच में जुड़े हैं। और वीरेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। तो चर्चा को ओपन करें। सबसे पहले शबनम जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी बचेगा नहीं सीएम की निगाह से, हंटर चलेगा, तानाशाही और इस तरीके से मनमानी नहीं बर्दाश्त होगी। इसको लेकर और सख्ती कैसे बढ़ती जाएगी 100 दिनों में या फिर उसके आगे इन 5 सालों में भी? शिवांगी जी देखिए, आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल को देखा। उन्होंने बहुत से ऐसे मूलचूक सुधार किए हैं सिस्टम में जो पहले से नजरअंदाज किया जाता था। अगर देखा जाए तो स्वच्छता अभियान जब चला था तो उन्होंने जिस तरीके से सचिवालय में या सारे सरकारी प्रांगण में कहा था कि स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाए, कहीं भी पान पराग के पाउच या मसाले के पाउच या पान के पीक नहीं होने चाहिए। आज आप सचिवालय जाकर देखिए जिस तरीके से स्वच्छता का अभियान चला, वो जो पहले हम देखते थे कि सरकारी प्रांगण में पीक लगातार देखे जाते थे लिफ्ट से लेके बरामदे तक में, वो सब खत्म हो गया। समय पे आना, डिजिटल करना, तमाम ऐसे उन्होंने आदेश दिए थे जिसको कि बहुत सख्ती के साथ लोगों ने माना था। और ये हम कहते हैं कि किसी भी चीज में सुधार करना है तो ऊपर से नीचे किया जाता है। तो पहले आपने देखा कि मंत्रियों को किस तरीके से 100 दिन का एजेंडा दिया गया और उन्हें बताया गया कि आप किस तरीके से फिजूल खर्ची रोकें, किस तरीके से आप 100 दिन का एजेंडा समयबद्ध तरीके से पूरा करके दिखाएं।
तमाम टारगेट्स दिए गए। और अब उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी कहा है, क्योंकि वो लंबे समय तक हमारे प्रदेश के विकास में लगे रहते हैं। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन पूरा दारोमदार प्रशासन पर होता है कि प्रशासन एक सही तरीके से काम करे। तो प्रशासन में आधे घंटे के लंच ब्रेक के बजाय उसे 3 घंटे तक प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी घर बैठ के या कहीं और निकल के अपने चेयर से अगर नहीं मिलते हैं, आधे घंटे के अंदर वो अपने स्थान पर नहीं मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होगी। समय से ऑफिस आना, 3 दिन के अंदर फाइल का निस्तारण करना, ये सारी चीजें दिखाती है सरकार की इच्छा शक्ति। अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं विकास के कार्य बहुत तेजी से होते हैं। और ये हम आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से पिछले 5 साल में किया गया। आप देख लीजिए, सड़कों पे हर चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल को लोग फॉलो करते हुए आपको दिखेंगे, जो कि पहले लखनऊ जैसे शहर में भी नहीं, प्रदेश की राजधानी होते हुए भी यहाँ ये नहीं देखते थे। आप स्वच्छता में देखिए, आज उत्तर प्रदेश जयकरण जी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति दिख रही है, एक के बाद एक उनके जो कड़े फैसले हो रहे हैं। अब सरकारी दफ्तरों पर भी गाज गिरेगी, उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर जो मनमानी करते हैं अक्सर अपनी, अब वो भी मनमानी नहीं कर सकेंगे। एक अच्छा कदम मानते हैं आप इसे? देखिए शिवांगी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को 100 दिन बाद जवाबदेही तय की। मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, जिस घोषणा पत्र की बदौलत आप सरकार में भी हो, आप स्वयं अपनी जवाबदेही तय कीजिए और 100 दिन बाद आप ही जनता के बीच में आकर और जनता को बताने का काम कीजिए कि आपके द्वारा जिस प्रकार से हम सरकार में बैठे हैं, हमारे द्वारा 100 दिन बाद ये कार्य किए जा रहे हैं। जयकरण जी, इस बात का आदेश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि 100 दिन का जैसे लक्ष्य पूरा होगा, जनता के बीच में जाके अधिकारियों को बताएंगे। ये बात तो पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि 100 दिन तक हम आपसे जवाब मांगेंगे, 100 दिन बाद जनता के बीच अधिकारियों और मंत्रियों को जाकर बताना होगा क्या क्या किया है उन्होंने, ये कहा जा चुका है। शिवांगी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अधिकारी किस पोस्ट पर है, कौन सा विभाग है, ये जनता का विषय नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी जी को सुना है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाया है, उनकी सरकार को चुनने का काम किया। हम जवाब सरकार से मांगेंगे कि योगी जी से मांगेंगे। अगर जो उनके अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ये दोष अधिकारियों का नहीं, ये मुख्यमंत्री जी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, उनकी रीत नीति का होगा। हम अधिकारी पर दोष नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अधिकारी वही करेगा जैसे उनकी सरकार चाहती है। तो अभी जो सरकार ने स्पष्ट की अपनी तस्वीर जयकरण जी, उससे तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि सरकार क्या चाहती है। अभी जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, नई तस्वीर देखिए, 2-3 चीज आप समझ लीजिए। अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने भी कुछ समय मांगा था, नोटबंदी के समय कुछ समय मांगा था कि हम चौराहे पर मिलेंगे, जनता के सामने नहीं आए, सही जवाब नहीं मिल पाया। आज योगी जी कह रहे हैं हम इस पर क्यों जाए, हमें जनता ने उनको चुना है, जिन भावनाओं के साथ चुना है, जिस घोषणा पत्र के साथ चुना है, जिन उम्मीद के साथ चुना है। माननीय योगी जी को 100 दिन 2 दिन जो भी समय लेना चाहिए, उनको जनता के बीच में प्रेस करना चाहिए और जनता की बात का जवाब देना चाहिए। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। और देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक निर्देश देते चले जा रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों को लेकर जो समय बाध्यता है उसको यहाँ पर देखने की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार या जीरो टॉलरेंस की बात हो, सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, और अब तो हमने देखा कि सरकारी दफ्तरों में जो गैर हाजिर होगा, जो समय पर नहीं पहुंचेगा, उस पर हंटर भी चल जाएगा। तो ये एक्शन क्या दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो आप उसको सिर्फ एक प्रदेश की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि अगर इसको एक देश बना दिया जाए तो दुनिया का शायद 6वां बड़ा देश होगा। 25 करोड़ की आबादी है। और ये भी देखना होगा कि एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो पूरा रोड मैप रखा गया है, वो छोटी छोटी चीजों पे अगर आप अभी से गौर नहीं करेंगे तो उसको पाना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि अभी हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो करीब $250 बिलियन की है, और 1 ट्रिलियन मतलब 4 गुना बढ़ाना है। तो अब देखने में लगेगा कि सिर्फ दफ्तरों में 3 दिन में फाइल का निस्तारण हो जाए और समय से अधिकारी आए, तो ये कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन यही सब छोटी छोटी चीजों को जब जोड़ते जाएंगे तब बड़ा जो है महल बनेगा। तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।
और क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ 2.0 है, 1.0 में उन्होंने अपना रोड मैप जो है जनता के सामने रखा और इसीलिए वो चुन के भी आए, जिसमें सुरक्षा की भी जो सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर को लेके जो है पूरा जो रोड मैप रखा गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा मैसेज जनता में जा रहा है, क्योंकि जनता को जो सबसे ज्यादा जो शिकायत रहती है किसी भी सरकार से, वो यही रहती है कि वो किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर जाते हैं तो वहां अधिकारी या तो नहीं मिलता है, या लंच हो गया, या जल्दी चले गए, या उनकी फाइलें लटक जाती हैं, फिर उसमें कई तरीके की चीजें, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। हाँ। तो वहां से उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा हुआ है, और जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनका भी जो फीडबैक जाता है कि भाई वो जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनसे क्या फीडबैक देती है कि हम आपको चुन के भेजते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो रोज जिनसे पाला पड़ता है उन अधिकारियों को अगर आप जो है एक समय सारणी में नहीं बांधेंगे तो कैसे फिर आगे आके सरकार का फिर से चुन के आना भी कठिन होगा, और जो बड़ा रोड मैप और एक्शन प्लान लेके चल रहे हैं उसको पाना और भी कठिन होगा। बिल्कुल, यानी कि अब दफ्तरों के चक्कर काटने का जो सिलसिला चला आ रहा था उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही लगातार। प्रोफेसर ए.पी. तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से आम जनता जब सरकारी दफ्तरों में अपने कामों को लेकर जाती थी तो फाइलें लटका दी जाती थी, उन्हें टाला जाता था, लगातार टाल मटोल की जाती थी, वो चक्कर काटते काटते हताश परेशान हो जाते थे। लेकिन अब यही सारी समस्याओं को देखकर जनता के मुद्दों को टारगेट करते हुए उसे यहाँ पर अब उनकी समस्याओं को दूर करने का काम हो रहा है। ये कैसा कदम आप देखते हैं? शिवांगी जी, जो बीजेपी है, जिसे मैं नई बीजेपी कहता हूं, वो एक तरह से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को फोकस कर रही है, विकास की राजनीति को। और विकास का एक प्रमुख अवयव है कि जो परियोजना है या छोटी योजना है, स्कीमें हैं या प्रशासनिक स्तर पर निर्णय होने हैं, वो समय से हों, बल्कि इसको इस तरह रखूं कि समय एक ऐसा बड़ा पूंजी निवेश होता है जिसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं, उसके सकारात्मक परिणाम पड़ते हैं। मैं दो उदाहरण यहाँ पर बहुत क्षिप्र गति से रखना चाहूँगा। एक उदाहरण है 1977 में टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू की गई, जिसकी आरंभिक लागत लगभग 350 करोड़ रुपए थी। लेकिन आंशिक बिजली का उत्पादन 1997 में शुरू होता है, यानी 20 वर्ष, जिसको विकास की भाषा में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो गुजर गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? ये ढींगा मुस्ती के कारण तो हुआ। हाँ। तकनीकी या प्रशासनिक ढींगा मुस्ती का ही परिणाम था कि परियोजना की लागत जो आरंभिक थी वो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हो गई। आकलन थे कि 950 करोड़ रुपए की परियोजना बन गई। दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूंगा, प्रख्यात अर्थशास्त्री अमृत सेन और जीन रेस की एक पुस्तक है, इंडियन डेवलपमेंट रीजनल पर्सपेक्टिव्स। उसमें वो कहते हैं कि एक तरह से यूपी पर जो एक चैप्टर है उसमें कहते हैं कि ये यूपी इनर्शिया, उत्तर प्रदेश में जड़ता है। जड़ता किस बात को लेकर है कि यहाँ पर एक प्रकार से प्रशासनिक जड़ता है, अर्थात फैसले राजनीतिक स्तर पर ले लिए जाते हैं, किंतु जब उन्हें अमली जामा पहनाने की बात होती है प्रशासनिक स्तर पर तो ढींगा मुस्ती बरती जाती है, आलस्य और प्रमाद बरता जाता है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि बातें आ रही हैं चर्चा में, वीरेंद्र जी ने भी जो कहा है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि फोकस किस पर है कि जो प्रशासनिक लागत विकास की है वो कम से कम हो, क्योंकि उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो $1 ट्रिलियन पर इकोनॉमी को ले जाने की बात है। वीरेंद्र जी ने जो कहा है मैं उसमें एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, $280 बिलियन के बराबर है। मतलब मैंने आकलन किया कि 3.6 गुना वृद्धि हो, तब जाकर 5 वर्ष में हम $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करेंगे। और ये बहुत जरूरी इसलिए भी है कि 2024 के जो लक्ष्य हैं, या ये कहें कि 2024 के राजनीतिक लक्ष्य हैं, लेकिन 2027 तक यूपी सरकार को आगे काम को बढ़ाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर एक प्रकार का सरकार पर कह सकते हैं राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान पर दबाव यह है कि किस तरह 5 वर्ष के लक्ष्यों को आगामी 2 वर्षों में ही हासिल कर लिया जाए। इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर समयबद्धता से कार्य होगा, कार्य कुशलता पूर्वक हम काम को आगे बढ़ाएंगे, तो उत्तर प्रदेश एक बड़े पैमाने पर कह सकते हैं विकास के लक्ष्यों को साधने में सफल हो सकता है। कदाचित यही धारणा मुख्यमंत्री योगी की है। बिल्कुल, और हमारे साथ परविंदर सिंह ईशू नेता सपा से वो भी जुड़ चुके हैं। परविंदर जी, स्वागत है आपका चर्चा में। और अब मैं आपके पास आ रही हूँ सीधे सवाल लेकर। जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध किया,
तमाम योजनाओं का सरकार की कि उसको जनता तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो अधिकारी अफसर यहाँ पर उठाते ही नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह के चले जाते हैं, लेकिन अब अधिकारियों को भी टाइट किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जनहित की समस्याओं को 3 दिन के 72 घंटे के अंदर सुलझा लिया जाए, फाइलें लटकाई ना जाए, लोगों की समस्याओं को सुना जाए, अधिकारी ऑन टाइम ऑफिस में प्रेजेंट करें। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं और जितने भी साथी इस डिबेट में बैठे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। जी परविंदर जी, देखिए बीजेपी की, देखिए एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी की जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं है बिल्कुल भी। इसका एग्जाम्पल हम 7 साल से देख ही रहे हैं। मोदी साहब ने भी जो है, देखिए क्योंकि जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो केंद्र सरकार के पास जाते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन आज हालात देश के इन्होंने ये कर दिए। इन्होंने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन जो है देश की इकोनॉमी बनाएंगे, क्या वो बनी? हम 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देंगे, क्या वो दिए गए? और जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर वादे भाजपा के द्वारा किए गए या मोदी सरकार या योगी सरकार के द्वारा किए गए, क्या वो पूरे किए गए? आज उत्तर प्रदेश जो है 6 लाख करोड़ के अंदर जो है कर्जा उत्तर प्रदेश के ऊपर हो चुका है इन 5 सालों के अंदर। परविंदर जी देखिए, आप 6 लाख करोड़ का कर्जा है उत्तर प्रदेश के जी, ऊपर। आप ये कह रहे हैं ना कि कर्जा है, जो आप योजनाएं बनाते हैं उसको कैसे आप पूरा करेंगे जब आपके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जनहित के कामों के लिए धन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। नहीं, देखिए आप, वो कह रहे हैं धन की कोई कमी नहीं, बस सही समय पर चीजों को पूरा किया जाए। देखिए आप मेरी शिवांगी जी, माननीय योगी जी जब आप सरकार में है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश। आ रही हूँ जयकरण जी, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए जरा सा। जी परविंदर जी आप बोलिए, शायद आप तक आवाज मेरी देर से पहुंच रही है, मैं आपको बिना रोक टोक के। देखिए सरकार के द्वारा, जी देखिए सरकार के द्वारा जो 3 फैसले जो बहुत ज्यादा गलत लिए गए, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। एक तो नोटबंदी, जो रातों रात किसके कहने पर फैसला वो लिया गया मोदी सरकार के द्वारा, उससे कम इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद मैं बात करता हूं जीएसटी की, और उसके बाद मैं बात करता हूं जो इनडायरेक्ट, जो कॉर्पोरेटिव टैक्स जो सरकार माफ करे जा रही है लगातार उद्योगपतियों का, और आम आदमी के ऊपर 8 साल के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, सरकार ने उससे कम से कम 36 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल से पैसा कमाया। तो वो पैसा गया कहां? वो लोगों के वेलफेयर में तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। आज बेरोजगारी कितने चरम पर है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं आपके। चलिए शबनम जी आपकी बात का जवाब देंगे। शबनम जी, एशिया के अंदर कहीं भी चले जाएं। परविंदर जी आपकी बात का जवाब शबनम जी देंगी। जीएसटी, नोटबंदी, कॉर्पोरेटिव टैक्स, जिस तरीके से अब लगातार उसमें छूट देते जा रही हैं, शबनम जी ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर परविंदर जी आप पर, उसका उनको लाभ कहीं दिख नहीं रहा, और आप कह रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हालांकि आप उस पर आगे बढ़ जरूर रहे, कल भी इसको लेकर चर्चा की गई, लेकिन जो विपक्ष है वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहा आपकी योजनाओं को, आपकी बातों को, आपके फैसलों को। देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष ने जो नकारात्मक राजनीति की, उसका जवाब, उसका परिणाम इन्हें चुनाव में मिल गया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी साफ हो गई, धरातल उनकी खिसक गई, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बनाना चाहते थे उनके इसी गलत आंकड़ों को पेश करने की वजह से, जब आर्थिक सुधार होता है देश और प्रदेश में, निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था पे उसका इम्पैक्ट होता है, पर लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट आपको दिखेगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमें कहीं लोक कल्याणकारी कोई कार्य दिखा ही नहीं, पर उसके ठीक विपरीत जनधन योजना से लेके आयुष्मान भारत तक की योजना, जो कि सब अंत्योदय की योजना है, सारे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को बगैर दलालों के हस्तक्षेप के सीधे उनके तक वो आर्थिक और खाद्यान्न, या चाहे शौचालय हो, आवास हो, बिजली हो, हर घर नल में जल हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो कि
पहले कभी भी धरातल पर इस तरीके से दिखती नहीं थी। और कहा जाता था पॉलिसी पैरालिसिस का युग है जब यूपीए सरकार चलती थी या उससे पहले सपा बसपा की सरकार, पर हमारी सरकार में जो पॉलिसी कॉन्शियसनेस दिखी है उसकी तारीफ जनता ने की है। जनता ने समझा है कि एक ईमानदार और दमदार सरकार है जिसने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसे करके दिखाया। जिस कड़ाई से बड़े अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाया और अच्छे काम करने वाले को प्रोत्साहन देते हुए अवार्ड दिया, ये केवल हमारी सरकार में रहा। हमने सिस्टम को सुधारा है और सिस्टम को सुधारने का प्रयास हमारा लगातार चल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश को हम एक पिछड़ा प्रदेश समझते थे वो आज ओडीओपी देखिए, एमएसएमई देखिए, रोजगार देने में देखिए कहाँ हम 17% बेरोजगारी के साथ आए थे और हमने आज उसे 4% पर करा है, वो भी कोरोना काल के समय में। कोरोना काल में जिस तरीके से हमने लोगों को आर्थिक और खाद्यान्न की मदद की, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक बार देखना चाहिए कि उनके दिल्ली से लोग भाग के उत्तर प्रदेश आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं पे उन्हें भरोसा था, सरकार पे भरोसा था। तो आंकड़े दिखा के लोगों बिल्कुल को आपने जो भी आंकड़े बताए शबनम जी, पार्टी बंद कर दे। परविंदर जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, ये सपा की तरफ से हमारे बीच बैठे हैं, और तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ कि परविंदर जी सपा की तरफ से आज यहाँ पर बैठे हुए प्रवक्ता के तौर पर। परविंदर जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जयकरण जी के पास चलूंगी। जयकरण जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जयकरण जी, आप लोग मानते ही नहीं है योजनाओं को, कामों को, जिस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। शबनम जी कह रही हैं, कहती है आप कुछ भी कह, लेकिन जनता ने तो हमारे कामों पर मुहर लगा दी, तो अब क्यों आप माथापच्ची कर रहे हैं? अब आप अपनी राजनीति देखिए। शिवांगी जी, शबनम जी की बात को मैं मानता हूं, जो कह रही हैं उस पर मुझे विश्वास इसलिए नहीं है, उनकी पार्टी की बात को विश्वास इसलिए नहीं है। आज यूपी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके सापेक्ष जो हमारे यहाँ निवेशक कहां से आएंगे, कितने आए? अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आज हमारा देश कहां खड़ा है? और मोदी जी के ही अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने समिट का आयोजन किया था। मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण देकर कहा था कि निवेशक आएंगे, आ रहे हैं। अगर जो आए हैं, आ गए हैं, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार कितनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या इनके भाषण तक ही इनकी बातें सीमित होती हैं? इनके जितने भाषण हैं सब झूठ हैं, चाहे वो योगी जी क्यों हो, चाहे मोदी जी क्यों हो। इसलिए उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की जनता को इनके कहे पर विश्वास नहीं होता, इनके कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन अगर विश्वास नहीं होता है जयकरण जी, तो कैसे फिर यहाँ पर दोबारा सत्ता में आ गए? और जरा आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र विपक्षी दल करते हैं तो उनके शासनकाल में और बीजेपी के शासनकाल में कितना परिवर्तन है? आपने किस तरीके से विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को बढ़ाया? आप अपनी योजनाओं को जरा यहाँ पर खाका सामने रखिए। आपने क्या कुछ काम किया उत्तर प्रदेश में, ये शबनम जी को बताइए जरा। एक जो आपका पैमाना जो सेट किया था आपने, वो भी यहाँ पर देख लिया जाए अभी की सरकार से। सत्ता शिवांगी जी, सत्ता में आ जाना जनता के हित की बात होना ये साबित नहीं करता। सत्ता में कभी कभी लोग गुमराह करके भी आ जाते हैं। अरे जनता को कैसे गुमराह कर लेंगे ना जयकरण जी? आप जब कहते हैं जनता कैसे गुमराह हो जाएगी? आप जरा कंपैरिजन, मैंने आपसे सवाल किया, नकारात्मक मानसिकता से बाहर निकलिए। अभी तक नकारात्मक बात मैंने कहा। मैं शबनम जी आपसे पूछता हूँ, शबनम जी मैं आपसे पूछता हूँ, माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश की धरती पर आकर के उन्होंने कहा था, समिट के आयोजन में कहा था कि यहाँ पर निवेशक आएंगे, आए हैं और भारी मात्रा में वो निवेश करने जा रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी क्यों है? अगर जो योगी और मोदी जी की कथनी करने में अंतर नहीं है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार को क्यों भटक रहे हैं? आज आप ये लंबी बात कह रही हैं। आप शबनम जी, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे करके खुश रखना चाहती है। राशन दे करके आप इस देश का नाम बढ़ाना चाहती है।
हमने आज भ्रष्टाचार श्रीलंका के दंगा आप मुक्त उत्तर देश प्रदेश पड़ोसी दिया। देश को नहीं देख पा रहे हैं विकास क्या? की धारा श्रीलंका की हालत भाई, को आप नहीं जिस देख पा रहे तरीके हैं से क्या? अंतिम श्रीलंका पंक्ति में में जो खड़े हो रहा है व्यक्तियों को क्या हमने भारत हर देश को उसी तरीके तरफ से ले उनका जाना चाहती है योगदान क्या? किया। भारतीय जनता पॉलिसीज के माध्यम पार्टी से इस देश का आपके विकास करना कार्यकाल चाहती है में या इस देश आप का जिनके विनाश साथ करना चाहती है? गठबंधन करें, इस आपके पर आपको कार्यकाल जवाब में देना समथिंग? चाहिए। तरीके से आप 5 किलो उत्तर राशन देकर के क्या प्रदेश साबित की करना speak चाहते हैं? something? बगल के उत्तर पड़ोसी प्रदेश जी, देशों परविंदर का जी, आ रही हूँ मैं आपके वाले पास। जय बनाते करण हैं। जी। Can I speak something? जी आ रही हूँ परविंदर जी, मैं आपके पास। परविंदर परविंदर जी सुनिए, परविंदर जी सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करके आ गए, और उसके बाद मैंने आपसे एक सवाल किया था। आ रही मैं परविंदर जी आपके पास, आपसे मैंने एक सवाल किया था, जरा कांग्रेस ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, जरा उसका एक पैमाना यहाँ पर सामने रख के बताइए। तब का और अब का एक जरा डिफरेंस हम देखें तो कितना आ गया भाई? आपने कितना काम कर लिया था विकास के मामले में उत्तर प्रदेश में, बीजेपी क्या कर रही है अभी? पछड़ गई हो आपसे, तो आप बता दीजिए जरा, उनको समझ में तो आए कम से कम। मैंने ये जवाब मांगा था आपसे। देखिए क्या कुछ काम गिनाइए आप। देखिए मैं आपसे क्योंकि आज हम विपक्ष में बैठे हैं और सरकार में लगातार 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है और 5 साल से योगी जी की सरकार है। मेरे बहुत छोटे से 2 सवाल हैं सरकार से कि 5 साल के अंदर कितना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया, कितने प्लांट्स, कितने जो रोजगार के लिए जो ऑप्शंस थे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार के अंदर कितना तो निवेश आया। एमयू तो बहुत सारे साइन हुए, लेकिन निवेश कितना आया और कितने वो लोग धरातल पे वो काम कितना आया। और देखिए मैं सरकार को जो है अपनी तरफ से एक राय देना चाहता हूं, अगर ये बीजेपी के लोग सुनने की थोड़ी सी आदत डालें। समस्या क्या है कि जैसे ही आप इनकी गलत पॉलिसीज का भकान करना शुरू करते हैं तो इन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव दिखता है। नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है बीजेपी करती है सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। पहली बात देखिए, मैं बीजेपी को राय देना चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर निवेश बढ़ाइए, आप लेदर का जो काम है उत्तर प्रदेश के अंदर उसके क्षेत्र के अंदर जो है निवेश बढ़ाइए, स्वास्थ्य के अंदर आप निवेश बढ़ाइए, और डेवलपमेंट का जो काम है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सवालों का जवाब मैं शबनम जी से जरूर लूंगी। आपने कितने आती हूँ परविंदर जी, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।